ओके सो आज हम थोड़ा सा पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मेनली जो फोकस कर रहा है, देखो 41st BPSC में मेन फीचर पूछा है, अगले वाले में भी सेलिएंट फीचर पूछा है, नेक्स्ट में भी मेन फीचर पूछा है। ठीक है, फिर अगले में 65th में क्या किया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है कि फीचर के साथ साथ इसका रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म पूछ लिया है। तो हमारा जो मेन टॉपिक टू कवर होगा उसी के अकॉर्डिंग, जो हमारा PYQs है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पाला आर्ट, फिर देखेंगे उसका रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म, इसके साथ इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, फिर इसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। ठीक है, so without further ado, let's dive deep into our lecture. सबसे पहले टू स्टार्ट दिस पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक 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 कोट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस करा था कि कोट के साथ स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये एक आई कैचिंग चीज़ होता है, विच कैन फेच यू मार्क्स एंड गिव यू एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। तो कोट क्या है? दिस कोट इज़ गिवन बाई विद्या दहेजिया, जो कि एक आर्ट हिस्टोरियन है। ओके, सो व्हाट दिस कोट सेज इज, पाला आर्ट रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ इंडियन एस्थेटिक एंड कल्चरल Pala art represents the height of Indian aesthetics and culture with its blend of Buddhism and Hindu iconography and exquisite craftsmanship. बेसिकली इसका मतलब ये है कि पाला आर्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया का जो पिनेकल स्टेज ऑफ एस्थेटिक्स था, और इसका जो कल्चर था, जो कि बुद्धिस्टों के साथ जो ब्लेंड होता था, जो बहुत अच्छा मिक्सचर था बुद्धिस्ट के साथ, वो कल्चर, और हिंदू के इकोनोग्राफी का मतलब आप हिंदी में इसका शास्त्र समझ सकते हो। तो शास्त्रों के साथ इसका हिंदू शास्त्रों का भी उल्लेख है इसमें, एंड इंक्विजिट क्राफ्टमैनशिप, जो कि बहुत ही शानदार शिल्प कारीगरी इसके पाला के टाइम पे देखी गई थी। सो ये कहना है विद्या दहेजिया आर्ट हिस्टोरियन का। इसको आप सिंपली अपने वर्ड्स में याद रख लो कि पाला आर्ट रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ इंडियन एस्थेटिक एंड कल्चर with its blend of Buddhist and Hindu iconography and exquisite craftsmanship. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अ बिट मोर अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई पाला डायनेस्टी कब आई। ठीक है, एंड उसका क्या क्या टाइम फ्रेम था, तो थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिल जाता है। इट्स ऑलवेज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इन केस ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा 38 मार्क्स में आ जाए तो आपको कंटेंट भी चाहिए लिखने के लिए, तो दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा मार्क्स। तो इसमें ये है कि जब डेथ ऑफ किंग शशांक, जो कि गौड़ा डायनेस्टी के थे, जब गौड़ा डायनेस्टी के किंग शशांक का डेथ हुआ तो बंगाल रीजन में एनार्की आ गया। जो कि एनार्की सिचुएशन ये होता है कि जब स्टेट का कोई भी जो राजा होता है वो क्लियर कट डिफाइन नहीं होता है, तो उसमें जो अपने रीजन का राजा होता है वो अपने है ना, रीजन का जो पावरफुल आदमी होता है वो खुद को राजा समझ लेता है। तो वो एनार्की वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कब? आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शशांक विच वॉज कमिंग फ्रॉम गौड़ा डायनेस्टी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि चिफ्टमैन सिलेक्टेड गोपाला एज देयर रूलर। गोपाला जो था वो पाला डायनेस्टी का संस्थापक था। तो चिफ्टेंस ने क्या किया, चिफ्टेंस बेसिकली वो हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने मालिकाना जो जताते थे, उनको चिफ्टेंस बोला जाता था। तो वो चिफ्टेंस ने गोपाला को इलेक्ट करा। ठीक है, इन 7050 CE में। फिर यहाँ से पाला डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है। फिर पाला डायनेस्टी ने बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज करा था, क्योंकि पाला डायनेस्टी के जो भी वो थे वो बुद्धिस्ट को मानते थे, बुद्धिज़्म को अपनाए थे। उसमें सबसे पहले गोपाला, जिनका कार्यकाल 750 से 770 CE था। उसके बाद धर्मपाला है। धर्मपाला ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, जिसमें प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज आपस में लड़ रहे थे। उसमें एक पक्ष इनका भी था, धर्मपाला का। तो ये भी एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज मेकिंग दिस वेरी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव फिगर विच कैन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर मेंस एग्जाम। तो इसमें कुछ नहीं करना, लाइक इंडिया का एक आप वो बना दो,
मैप बना दो जिसमें आप ये दिखा दो कि ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, ये बांग्लादेश म्यांमार, ये सारी चीज़ें पहले इंडिया के ही पार्ट हुआ करते थे। तो ये मैप बना दो और थोड़ा सा यहाँ यूपी बिहार वाले पार्ट पे इसको रब कर दो, क्योंकि इतने ही पार्ट में पाला डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। तो दिस कैन गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स विच इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी सिंपल टू ड्रॉ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पाला डायनेस्टीज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर द रेन ऑफ रामपाला। ठीक है, जो कि मतलब पाला डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था, उसके बाद वो डिक्लाइन करने लगा, विच रिप्लेस बाय सेना डायनेस्टी। तो पाला डायनेस्टी के बाद सेना डायनेस्टी आ गई 12th सेंचुरी सी में। अब हाँ, अब इसमें ये आप पूछोगे कि इसका जो पाला डायनेस्टी के बारे में जो हमें डिटेल मिलता है, ठीक है, उसमें वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो इसका मेजर सोर्स खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बाई धर्मपाला। ठीक है, तो ये खलीमपुर अगर आप मेंशन करते हो तो डेफिनेटली ये आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट देगा। तो इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर दिस खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बाई धर्मपाला। यहाँ से हमको मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है रिगार्डिंग पाला डायनेसिस। उस टाइम पे क्या क्या इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स थे और इन लोगों का कैसे क्या होता था। तो इस इंक्रिप्शन से हमको बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है। खलीमपुर कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन बाई धर्मपाला। ठीक है, पाला डायनेस्टी को ये भी माना जाता है कि पाला डायनेस्टी वॉज द लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिज़्म। उसके बाद बुद्धिज़्म जो है आफ्टर पाला डायनेस्टी बुद्धिज़्म रैपिडली डिक्लाइंड इन इंडिया में फिर उसका धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। तो पाला डायनेस्टी वॉज द लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिज़्म। नाउ विल कम टू आवर एक्चुअल टॉपिक कि पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या क्या थे। तो इंट्रोडक्शन में हम ये बता सकते हैं कि पाला आर्ट फ्लरिश बिटवीन 8 to 12 C अंडर द पाला डायनेस्टी विच वॉज इन बंगाल एंड बिहार। तो सबसे पहले इसका एक टाइम फ्रेम हम दे दिए कि कब से कब पाला डायनेस्टी का पाला आर्ट जो है वो फ्लरिश हुआ। तो ये बेसिकली 8 से 12वीं से बिफोर सेंचुरी में पाला डायनेस्टीज बंगाल और बिहार में फ्लरिश हुआ। नाउ जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस करा कि पालाज वेयर फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, तो इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इनका बहुत हैविली इन्फ्लुएंस दिखता है। सो देयर आर्ट वाज आल्सो हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज़्म। ठीक है, इट इनकम्पासेस आर्किटेक्चर। पाला आर्ट में क्या क्या आता है, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है। तो पाला आर्ट में आर्किटेक्चर भी हुआ करते थे, स्कल्पचर भी हुआ करते थे, पेंटिंग्स होती थी विच वर मेजरली फोकस्ड ऑन बुद्धिज़्म थीम्स। ठीक है, बुद्धिस्ट थीम्स पे वो फोकस होती थी। नाउ लेट्स डिस्कस कि इनका फीचर क्या था। देखो यहाँ पे फीचर वाली बात करने लगे ना, जो कि मेन क्वेश्चन का डिमांड हुआ करता था, जो हमने ऊपर वहाँ पे देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो पाला आर्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट बीइंग आर्किटेक्चर, सेकेंड पेंटिंग, थर्ड में सेकेंड पेंटिंग, थर्ड स्कल्पचर मान लो, फर्स्ट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अंडर इन्होंने महाविहारास बनाए थे, चैत्यास बनाए थे, टेम्पल्स बनाए थे, स्तूपास बनाए थे। पेंटिंग्स के अंदर इनकी मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग देखने को मिलती है, वॉल पेंटिंग भी देखने को मिलती है। स्कल्पचर्स में इनकी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिलती है, स्टोन स्कल्पचर्स भी मिलती है, और क्ले आर्ट का भी इनका स्कल्पचर्स मिलता है विच इज़ टेराकोटा। टेराकोटा इज़ बेसिकली वही मिट्टी को सान के और वो थोड़ा सा उसको धूप में रख के सुखा के जो बनता है उसको टेराकोटा बोलते हैं, क्ले आर्ट बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली एक एक के बारे में स्टडी करेंगे कि आर्किटेक्चर में जो महाविहाराज होते थे उनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती थी, चैत्याज में क्या, टेम्पल्स में क्या, स्तूपाज में क्या, पेंटिंग्स के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कैसी होती थी, क्या उसका फीचर होता था, वॉल पेंटिंग का क्या होता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जैसा कि हमने मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर में करा था। तो लेट्स डाइव इनटू आर्किटेक्चर फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले आर्किटेक्चर में क्या ये लोग यूज़ करते थे, जो मटेरियल्स यूज़ होते थे वो मोस्टली बर्न्ट ब्रिक्स होते थे। बर्न्ट ब्रिक्स की खासियत ये होती है कि ये लाइट वेट स्ट्रक्चर होता है, बट इसकी जो डिमेरिट होती है वो ये होती है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये बर्न्ट ब्रिक्स है, लाइट वेट स्ट्रक्चर है, मिट्टी का वो सान के फिर उसको थोड़ा सा आग लगा के उसको जला के नहीं मतलब पका के बेसिकली, जैसे यूपी बिहार में बेसिकली ईंट बनते हैं वैसा समझ सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स का यूज़ होता था आर्किटेक्चर्स में, जो कि फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्किटेक्चर में महाविहाराज का क्या होता था, चैत्याज में क्या होता था, टेम्पल्स में क्या होता था, स्तूपाज में क्या होता था। तो महाविहाराज को मोनेस्ट्रीज भी बोलते हैं।
और जो ये महाविहाराज और मोनेस्ट्री होती थी वो क्या होती थी बेसिकली, ये आपकी बेसिकली मॉन्क्स का जो होता था वो रेसिडेंशियल प्लेस होता था और एजुकेशनल सेंटर होता था। तो महाविहाराज वर एक्टिंग एज रेसिडेंशियल एजुकेशनल सेंटर फॉर मॉन्क्स। इसका थोड़ा सा शेप एंड साइज फिगर्स के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका जो शेप होता था वो रेक्टेंगुलर होता था, ठीक है, और बीच में ओपन कोर्टयार्ड होता था। जो यहाँ पे फिगर बनाया गया है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, बिकॉज हमने यहाँ पे बोला कि रेक्टेंगुलर है बट यहाँ पे हमने सर्कुलर बनाया है। सर्कुलर हमने ये बनाया है इसलिए बनाया है क्योंकि इट्स ईजी टू ड्रॉ, ठीक है। आप सिंपली इसको ऐसे मतलब बना सकते हो। मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहाँ से मान सकते हैं इसको, ऐसे कर दिया और इतने पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, इरेजर, इतने पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अरे शिट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे करके देते हैं। तो ये क्या होता था, ये ओपन कोर्टयार्ड होता था जो यहाँ पे दिखाया गया है, और ये वाला जो पोर्शन होता था ये वरांडा होता था, और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे करके आप रूम्स दिखा सकते हो, और ये जो होता था वो एंट्रेंस होता था, ठीक है। तो ऐसे विहाराज का जो आप महाविहाराज का आप वो बना दोगे, एक फिगर बना दोगे, वेरी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव एंड मार्क स्विचिंग इन योर आंसर राइटिंग, ठीक है। तो ऐसा आप दिखा सकते हो। तो रेक्टेंगुलर इन शेप विथ ओपन कोर्टयार्ड इन द मिडिल। नाउ कहीं कहीं महाविहाराज में हमको डबल स्टोरेज भी देखने को मिलता है, जैसे विक्रमशिला में। ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऐड करना। एग्जाम्पल्स ऐड करने से बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब इसमें महाविहाराज के आप इफेक्टिव एग्जाम्पल्स क्या क्या डाल सकते हैं, तो ये डाल सकते हैं कि उदांतपुरी जो कि बिहार शरीफ में है, बाई गोपाला ने बनाया था इसका। विक्रमशिला भागलपुर में है, जिसको धर्मपाला ने बनाया था। सोमापुरा ये जो पहाड़पुर में है, जिसको धर्मपाला ने बनाया था। तो आप वेरी इजी टू रिमेंबर, उदांतपुरी को गोपाला ने बनाया था। गोपाला ही पाला डायनेस्टी का जो संस्थापक था। फिर उसके बाद आया धर्मपाला, तो धर्मपाला ने विक्रमशिला और सोमापुरा बनाया था। तो तीन है, उदांतपुरी, विक्रमशिला, सोमापुरा। उदांतपुरी गोपाला ने बनाया था जो कि बिहार शरीफ में है। विक्रमशिला को धर्मपाला ने बनाया था जो कि भागलपुर में है। सोमपुरा को धर्मपाला ने पहाड़पुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा महाविहाराज का स्पेसिफिकेशन खत्म होता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट चैत्यास। चैत्यास क्या होते थे? चैत्यास बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल होते थे जो कि बंगला स्टाइल रूप्स मतलब बंगला स्टाइल रूप्स होते थे इसके, विथ बंगला स्टाइल रूप। जैसे बंगाल में जैसे छत होते हैं ना, उस स्टाइल में इनका छत होता था। और चैत्यास बुद्धिस्ट का टेम्पल होता था, ठीक है। और ये चैत्यास मतलब इनका आर्किटेक्चर या जो बनाने की शैली थी वो इंस्पायर्ड बाय स्तूपा बनाने, जैसे स्तूप बनाते थे मौर्य में। हमने डिस्कस करा था कि स्तूपा का क्या स्पेसिफिकेशन होता था, उसी से ये चैत्यास इंस्पायर्ड थे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पाला डायनेस्टीज वाले थे आपके बुद्धिस्ट, बट स्टिल दे मेड हिंदू टेम्पल्स एज वेल, ठीक है। जो मतलब शो करता है स्टार्टिंग से ही कि इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बीन अ प्लेस फॉर सेक्युलर कंट्री विच गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। इन्होंने क्या करा था कि वांगानागरा स्टाइल में ये लोग मंदिर भी बनवाते थे। एग्जाम्पल के लिए आप बता सकते हो गुफा मंदिर जो कि कहलगांव भागलपुर में है। विष्णु भट्ट टेम्पल जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है बोधगया में, ये भी पाला डायनेस्टीज के लोगों ने ही बनवाया था, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि पाला डायनेस्टीज के लोगों में, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमको ये भी देखने को मिलता है कि पाला वेयर बुद्धिस्ट बट दे मेड मेनी हिंदू टेम्पल्स एज वेल, जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे गुफा मंदिर जो कि कहलगांव भागलपुर में है, और विष्णुपट टेम्पल जो कि बोधगया में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट कम्स द स्तूपाज हमारे मौर्य में भी थे, पाला में भी है। इसमें सेम स्पेसिफिकेशन सेम है कि ये बुद्धा रेलिक्स कंटेन करते हैं, और इसका जो फीचर्ड एलिमेंट होता है वो अंडा होता है, हर्मिका होता है, प्रदक्षिणापात होता है, तोरानाज होते हैं। इसका बहुत ही डिटेल हमने फिगर वाइज भी डिस्कस करा था मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में। तो
नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर वाला पार्ट ख़त्म होता है। आर्किटेक्चर के अंदर हम लोगों ने महाविहाराज, चैत्याज, टेम्पल्स, स्तूपाज देख लिया। नाउ नेक्स्ट कम्स द पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में बेसिकली ये मिनिएचर या मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग बनाते थे या फिर वॉल पेंटिंग भी बनाते थे ये लोग। तो दोनों को एक एक करके हम देखेंगे। तो मिनिएचर या मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग जो है वो पालाज वेर कंसिडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। बेसिकली जो मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग थी, इसके जो फाउंडर कंसिडर होते हैं वो पाला ही होते हैं। पालाज डायनेस्टी के टाइम पे ही मिनिएचर या मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का मतलब स्टार्टिंग हुआ था। इसमें मीडियम क्या होता है, मतलब किस पे ये आर्ट जो है बनाया जाता है। तो इसका जो मेन सरफेस होता है, आजकल के तो मतलब क्या है कि बेसिकली पेपर पे ही सब चीज़ें बन जाती है, बट उस टाइम पे पेपर नहीं था तो ये पाम लीव्स पे बनाते थे। पत्ते पे ये लोग आर्ट बनाते थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मीडियम इनका पाम लीव्स होता था। मिनिएचर पेंटिंग जो होती थी पाम लीव्स से बनती थी, जो कि बेसिकली बुद्धा टेक्स्ट को इलिस्ट्रेट करती थी। महायान एंड वज्रयान स्क्रिप्चर्स को इस पे लिखा जाता था बेसिकली पेंटिंग के माध्यम से। जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते थे उनका डिपिक्शन होता था। ये मिनिएचर आर्ट ने बुद्धा के लाइफ के सीन्स को भी बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट कराया। डिपिक्टेड सीन्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ, महायाना डाइस्टीज, तांत्रिक थीम्स, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे थीम्स हैं वहाँ पे। प्राइमरी कलर जो यूज़ होता था रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये बेसिकली प्राइमरी कलर वैसे भी कंसिडर होते हैं, बट आप याद भी रख सकते हो कि ये रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट जो है वो प्राइमरी कलर यूज़ होते थे ड्यूरिंग पाला आर्ट में, जो कि इसमें बनाया जाता था मिनिएचर पेंटिंग के दौरान। फेमस वर्क इनका क्या है, अगेन एग्जाम्पल में याद रखना है आपको। अष्टसहस्रिका एंड प्रजना परमिता। अष्टसहस्रिका, प्रजना, परमिता, थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है, 2-4 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा, बट वेरी गुड टू रिमेंबर। एंड इसके साथ साथ पंचरक्ष भी है। पंचरक्ष भी इनका फेमस वर्क है, जो कि हाउस्ड इन कैम्ब्रिज म्यूजियम में रखा गया है। फेमस आर्टिस्ट इस टाइम के क्या होते थे, धीमन और वित्तपाला। आप वेरी इजीली लिख सकते हो कि धीमन और वित्तपाला इसके फेमस आर्टिस्ट होते थे ड्यूरिंग मतलब मैनिएचर पेंटिंग के जो फेमस आर्टिस्ट थे वो थे धीमन और वित्तपाला। और ये जो पेंटिंग थी वो इन्फ्लुएंस पेंटिंग ट्रेडिशन इसका, हाँ, इस पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है वो नेपाल, तिब्बत और जावा में भी देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट कम द वॉल पेंटिंग, या इसको मूरल पेंटिंग भी बोलते हैं। ये जो पेंटिंग है इट वॉज ऑन द वॉल ऑफ महाविहाराज, चैत्याज, टेम्पल्स। महाविहाराज, चैत्याज और टेम्पल्स के वॉल्स पे बेसिकली ये डिपिक्ट की जाती थी। इसमें जो डिपिक्शन होता था वो एनिमल्स का होता था, ह्यूमंस का, फ्लावर्स का एंड बोधिसत्वा, ठीक है। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई नेचुरलिस्टिक थीम। इसमें नेचुरलिस्टिक थीम्स का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जो कि अजंता और बाग केव्स की पेंटिंग में हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली दिस नेचुरल थीम्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाई अजंता एंड बाग केव्स पेंटिंग। इसका एग्जांपल दे सकते हो आप, वुमेन अप्लाइंग मेकअप एट सराय स्थल, जो कि नालंदा में है। वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, इसको तो याद रखना ही रखना है आपको कि जो वॉल पेंटिंग का एग्जांपल है वो वुमेन अप्लाइंग मेकअप, उस टाइम पे वुमेन जो है वो मेकअप अप्लाई कर रही है, और ये कहाँ पे है, सराय स्थल में है, नालंदा में पड़ता है ये, और फीचरिंग ए वुमेन अप्लाइंग मेकअप, ठीक है। ये एक वॉल पेंटिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल होगा ड्यूरिंग पाला आर्ट। नेक्स्ट कम्स द स्कल्पचर्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स क्या होते थे, इट वॉज मेड यूजिंग सीरे पर्ड्यू या लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक ये एक ऐसी होती है जैसे इंजीनियरिंग में हम लोगों ने फाउंड्री वाला जो मतलब वर्कशॉप करा है उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि वैक्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता था अंदर से, है ना, फिर उसके अंदर कुछ पोर किया जाता होगा, एंड वंस दिस मेटल और वॉट एवर इट इज़ इट गेट्स सॉलिडिफाई, देन बाहर वाली चीज़ जो होती थी वो बहुत ही
easy to break होती थी, then we'll break this out and take out this shape that we have crafted inside this one. तो इसमें हम इसको निकाल लेते थे. इसी को बेसिकली लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि जो बाहर निकलता है उसके बाद ये जो वैक्स है ये लॉस्ट हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, मतलब ख़राब एज इन इसका काम ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं. तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज जो है वो मेटल ही होता है, तो ये इसके अंदर पोर किया जाता होगा इसके अंदर, और फिर इसको तोड़ के निकाल के मूर्ति निकाल के, इसलिए इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक. तो बेसिकली आप लिख सकते हो कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो थे वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते थे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर, द बैक साइड ऑफ स्कल्पचर्स वेयर प्लेन एंड फ्रंट पार्ट वॉज ऑर्नामेंटेड. जो बैक साइड होता था, जैसे मान लो कोई भगवान या किसी की इंसान की मूर्त बनाई, तो फ्रंट पार्ट ये नाक है, ये मुंह है, ऐसे ये पेट है, ये पैर है, यहाँ तक ये सब तो दिखता था सामने से, बट पीछे की चीज़ें पूरी फ्लैट होती थी. देयर वाज नो नथिंग काइंड ऑफ कर्व या कर्वेचर क्राफ्टेड इन द बैक साइड. तो बैक साइड ऑफ स्कल्पचर वॉज प्लेन एंड फ्रंट पार्ट वॉज ऑर्नामेंटेड. जो बाहर का पार्ट होता है बहुत ही गहनों से भरा होता है, जैसे किसी मान लो देवी की मूर्त हुई तो लॉट्स ऑफ ऑर्नामेंट, एंड कोई भगवान का लॉट्स ऑफ ऑर्नामेंट, तो फ्रंट पार्ट वॉज वेरी हेविली ऑर्नामेंटेड. इसमें जो होता था रिलीजियस थीम्स होते थे, बुद्धा एंड हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस का इसमें स्कल्पचर्स बनाया जाता था. बुद्धा का स्कल्पचर तो बनाया ही जाएगा बेसिकली, एंड हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस का भी बनाया जाता था, जैसे विष्णु और बलराम का. इसका हमें एग्जांपल कहाँ मिलता है? फाउंड इन नालंदा, क्राउन्ड इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम कुर्कीहार गया, और लार्जेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा एट सुल्तानगंज. ये तीन जो एग्जांपल है वो स्कल्पचर्स का आप डाल सकते हो कि नालंदा में मिलता है इसका इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम कुर्हीकार गया एंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा एट सुल्तानगंज. ठीक है, ये बेसिकली स्कल्पचर्स के एग्जांपल है. फेमस स्कल्पचर इसका क्या है? फेमस स्कल्पचर कौन कौन से जो मतलब ये स्कल्पचर बनाते थे आर्टिस्ट जो हैं, धीमन और वितपाल. जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा था ना, क्या बोलते हैं ये मिनिएचर पेंटिंग में फेमस आर्टिस्ट जो थे वो धीमन और वितपाल थे, वैसे ही यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो कि फेमस स्कल्पचर जो थे वो धीमन और वितपाल ही थे. कंपेरेबल टू चोला नटराज स्कल्पचर, इसका जो स्कल्पचर होता था वो चोला डायनेस्टीज़ के नटराज स्कल्पचर के बराबर होता था, इससे कंपेयर करते थे लोग. नाउ नेक्स्ट कम थे स्टोन स्कल्पचर. स्टोन स्कल्पचर क्या होता था? ये ब्लैक बसाल्ट स्टोन से बनता था, ठीक है, विच वॉज कमिंग फ्रॉम मुंगेर एंड संथाल परगना. वेरी इजी, ब्लैक बसाल्ट स्टोन से बनता था जो कि मुंगेर से आता था, और संथाल परगना. मेड फ्रॉम ब्लैक बसाल्ट स्टोन सोर्स फ्रॉम मुंगेर एंड संथाल परगना, एंड इट वॉज इंट्रिकेटली ऑर्नामेंटेड. बहुत ही बारीकियों से इसको सजाया जाता था, सिमिलर टू ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स. स्टोन स्कल्पचर्स को भी बहुत ही इंट्रिकेटली ऑर्नामेंटेड किया जाता था, जैसे कि हम ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में करते थे. नेक्स्ट कम द टेराकोटा. टेराकोटा जो है वो डेकोरेटिव प्लेक्स यूज फॉर वॉल्स एंड टेम्पल्स. ठीक है, डिपिक्टेड डेली लाइफ सीन्स. जो टेराकोटा का जो होता था स्कल्पचर्स, वो बहुत ही मतलब डेली लाइफ को करता था, जैसे अलॉन्ग विद बुद्धिस्ट एंड हिंदू डाइटीज़. टेराकोटा आर्ट ऑफ विक्रमशिला महाविहाराज एंड पहाड़पुरा. ये आप एग्जांपल में बता सकते हो कि विक्रमशिला महाविहाराज और पहाड़पुरा में टेराकोटा का जो वो स्कल्पचर है दैट इज़ वेरी फेमस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म से इसका क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि लास्ट जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है बुद्धिज़्म से इसको रिलेट करके पूछा है. तो सबसे पहले लाइन तो आप ये लिख सकते हो कि एज पाला रूलर्स वेर डिवोटीज ऑफ बुद्धिस्ट. वो बुद्धिस्ट थे, तो डेफिनेटली देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर वेर ऑल्सो हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट. अब इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि बुद्धिस्ट महाविहाराज बने हैं, जैसे विक्रमशिला, उदानपुरी एंड सोमपुरा जो हमने ऊपर डिस्कस करा. मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में ये लोग प्रजना परमिता को बनाते थे, विच वॉज वन ऑफ द बुद्धिस्ट एग्जाम्पल. ब्रोंज स्कल्पचर में ये लोग बुद्धा फ्रॉम कुल्हीकार, है ना. चैत्य और स्तूपा लार्ज स्केल पे बने थे. चैत्य और स्तूपा तो मेनली फेमस ही होते हैं बुद्धिस्ट रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये बनते ही हैं बुद्धिस्ट रिलिक्स पे, बुद्धिस्ट के रिमेन्स पे. एंड सिंक्रेटिक इन्फ्लुएंस में ब्लेंडिंग लोकल मोटिव्स, बुद्धिस्ट थीम्स इमर्जिंग ऑफ वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म. क्रिटिकली एनालाइज थोड़ा कर लेते हैं कि मतलब क्या अच्छा क्या बुरा इसमें, मतलब क्या और अच्छा हो सकता था.
तो इट वॉज़ वेरी हेविली रिलाइड ऑन बर्न्ड ब्रिक्स, जो कि लाइट वेट तो होता है बट इसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है, तो इट वॉज इट काइंड ऑफ रिड्यूस द स्ट्रक्चरल लॉन्जिविटी. तो द रिलायंस वॉज बर्न्ड ब्रिक्स विच रिड्यूस्ड स्ट्रक्चरल लॉन्जिविटी. Sculptures lacked attention to the rear detailing, focused only on द फ्रंट. जो स्कल्पचर्स बनते थे, जैसे हमने बताया कि फ्रंट साइज़ को तो हैविली ऑर्नामेंट किया जाता था बट बैक साइड को पूरा ही फ्लैट छोड़ देते थे वो लोग. तो ये भी एक क्रिटिकल मतलब एक ड्रॉबैक हो गया. एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन ऑब्सक्योर्ड नेचुरल ब्यूटी. हाँ, जैसे नॉर्मल भी लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गहने पहन लेने से जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो छुप जाती है आपकी. तो जो नेचुरल ब्यूटी वो निकल कर नहीं आती थी. तो ये ऑर्नामेंटेशन का भी एक मतलब पॉइंट डाल सकते हो. प्रीडोमिनेंटली फोकस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स. ये जो था बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थीम्स पे फोकस था. बुद्धिस्ट तो मतलब 90% आप बोल सकते हो, बाकी 10% में हिंदुज़म का भी इसमें जिक्र आता है. तो बहुत ही हैविली रिलीजियस थीम्स पे फोकस करने से क्या हुआ कि सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट मिस हो गया. ठीक है, इट वॉज हैविली फोकस्ड ऑन सोशियो रिलीजियस थीम विच लिमिटेड अटेंशन टू सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. नाउ अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है पाला आर्ट का. ठीक है, तो इट रिप्रेजेंटेड द लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया. पाला आर्ट जो है वो लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद जो पाला बुद्धिज़्म जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में चला गया. इसमें की बुद्धिस्ट सेंटर्स लाइक नालंदा, विक्रमशिला बिकम द हब फॉर आर्ट एंड लर्निंग. During this time, Buddhist center like Nalanda, Vikramshila become the hub for art and learning. It promoted the internationalization of Buddhism. इस टाइम पे बुद्धिज़्म को इंटरनेशनलाइज किया गया. राइट, इंटरनेशनल मतलब आउट ऑफ इंडिया भी इसको प्रमोट किया गया. नोटेबली इन्फ्लुएंसिंग जावा, नेपाल, तिब्बत एंड श्रीलंका में भी इसका बहुत ही अच्छा खासा प्रसार किया गया. मार्क द स्टेट पैट्रोनज ऑफ बुद्धिज़्म विच डिक्लाइंड आफ्टर द फॉल ऑफ पालास. इसमें जो बुद्धिज़्म को स्टेट पैट्रोनज मिला हुआ था वो बाद में डिक्लाइन करने लगा. जब पाला डायनेस्टीज होती वो फॉल कर गई, उसके बाद वो स्टेट पैट्रोनज बुद्धिज़्म का ख़त्म हुआ, फिर डिक्लाइनिंग फेज में. कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि पाला आर्ट रिप्रेजेंट्स अ गोल्डन एज ऑफ बंगाल, ब्लेंडिंग आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस, स्कल्पचरल एलिगेंस एंड पिक्टोरियल एक्सेलेंस. देखो, ये आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस, स्कल्पचरल एलिगेंस, पिक्टोरियल एलिगेंस, ये 3 कीवर्ड है. बस ये 3 कीवर्ड याद हैं तो ये आप पूरा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, पाला आर्ट रिप्रेजेंट्स अ गोल्डन एज ऑफ बंगाल, ब्लेंडिंग आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस, स्कल्पचरल एलिगेंस एंड पिक्टोरियल एलिगेंस. इट depicts its decline with Buddhism. देखो, डिस्पाइट इट्स डिक्लाइन विद बुद्धिज़्म, इट लेफ्ट लास्टिंग लेगेसी इन्फ्लुएंसिंग आर्ट अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, बुद्धिज़्म के डिक्लाइन होने के बावजूद भी इसका जो लेगेसी था वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग था. एंड इसका जो इन्फ्लुएंस था इस आर्ट का, इट वेंट अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, तो डिस्पाइट इट्स डिक्लाइन विद बुद्धिज़्म, it left a lasting legacy influencing art across South and Southeast Asia. तो ये आप इसके कंक्लूजन में बोल सकते हो. So that's it for today. We'll see you in the next lecture.